अजीब एक वहशत है खौफ़ कज़ा दूर तक लोगों, है सारी मर्ग में सारी फिज़ा दूर तक लोगों। गली कोचों में चौराहों पे आबादियों में लर्ज़े हैं लोगों, कोरोनाई तमाशा ने मौत की वादी में लर्ज़ा है लोगों। है सारी ताकतें लर्ज़ा, समझ में कुछ नहीं आता लोगों। इलाजे गर्दिशा दौराने समझ में कुछ नहीं आता लोगों। अब बेबसी में कौन आएगा लोगों, बस एक दुआ है और दवा है लोगों। जी नाज़रीन, मैं इरशाद वानी। आज हमने HOD श्रीनगर डॉक्टर नाविद नज़ीर, जो कि मारूफ डॉक्टर और हमेशा कोविड के मुतालिक आगाही देते रहते हैं, वो है डॉक्टर जनाब नाविद नज़ीर शाह साहब। और आज उसने बाज़ाब्ता तौर तीसरी और जो दूसरी लहर अभी चल रही है उसके मुतालिक कहा, और बच्चों में जो इस वक्त खूब पाया जा रहा है और अफवाहें उड़ाई जा रही है, तो उसके मुतालिक भी उन्होंने तफसीलन हमें आज जानकारी दी। और चलो आज उन्हीं से आज हम सुनते हैं क्या कुछ सूरत हाल है। उसमें करते हैं। डॉक्टर साहब जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया है। तो नाजरीन सर, आप हमें बताइए अपने नाजरीन को कि ये जो कोविड की जो दूसरी लहर है, तो ये किस तरह की थी और इसमें क्या क्या कुछ देखने को हमें मिला। देखिए दोस्तों, कोविड की दूसरी लहर जो है ये भी चल ही रही है। हालांकि आप देख रहे हैं कि कुछ दिनों से हम जो हमारे मुस्बत केसेस आते हैं उनकी तादाद कम हो गई है। दूसरी वेव में हमने देखा कि ये ज़्यादा हम देख रहे हैं कि पहली वेव में जो हमारे मरीज़ थे वो ज़्यादातर 50 साल की ज़्यादा की उम्र के थे, जो नमूनिया में इन्वॉल्व हो रहे थे और जो कोमॉर्बिडिटीज़ में इन्वॉल्व थे। इस वेव में हमने देखा कि इसमें जो जवान हैं हमारे, उनको भी ये नमूनिया में इन्वॉल्व कर रहे हैं। सेकेंड, इसकी थोड़ी सी हमने देखी कि इसका इन्फेक्टिव पावर जो है वो ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट वेव। तो ये ज़्यादा लोगों को एक बंदा इन्फेक्ट कर लेता है अगर वो आइसोलेट नहीं होता है। तो सर अभी तक जो लॉकडाउन बाकी चीजें, ये जो गवर्नमेंट की प्रिकॉशंस, जो आपकी तरफ से जो एडवाइजर या बाकी चीजें, तो क्या लगता है आपको कुछ कमी हुई है इस वक्त? वो तो आप खुद भी देख रहे हैं कि पिछले एक हफ्ते में हमने कंसिडरेबल डिक्रीज देखा है। हमें जो मुस्बत केसेस आते हैं उसमें हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में काफ़ी कमी हुई है। तो ये ओबियसली एक तो लॉकडाउन का ही असर है, और सेकंड जो लोगों ने प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं वो उस पर अमल कर रहे हैं अब। तो इसी का ये नतीजा है कि हमारे नंबर ऑफ केसेज जो है वो कम हो रहे हैं। शुरू हुई है और इस साल डेथ की जो रेट है वो ज्यादा कुछ हुई, क्या ऐसा क्या था? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि डेथ रेट, अगर जो हम देखें डेथ रेट ज्यादा हुई है, अलबत्ता नंबर ऑफ डेथ्स ज्यादा हुई है। क्योंकि पिछली बार हमने देखा कि हमारे नंबर ऑफ केसेस करीब करीब 1200-1300 मैक्सिमम गए थे। तो उसी के 2% या 1% जो मोर्टेलिटी रेट है उसी के हिसाब से वो नंबर ऑफ डेथ्स हुई थी। तो लेकिन आज जो नंबर ऑफ केसेस जो है उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। तो उसी के 1 to 2% के हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो डेथ रेट तो उतनी ही है, लेकिन नंबर ऑफ डेथ ज़्यादा है क्योंकि हमारे नंबर ऑफ केसेस जो है वो ज़्यादा मुस्बत पाए जा रहे हैं। सर इसमें एक चीज है कि मतलब ये जो ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाती है, बाकी चीजें, अभी ऑक्सीजन की क्राइसिस थी या बाकी कुछ क्राइसिस थे, अब ये पूरा वो हो गया, खत्म हुए क्राइसिस वगैरह या कुछ? नहीं, क्राइसिस तो कहीं नहीं है। देखिए, ऑक्सीजन की जो ज़रूरत है वो उसी पेशेंट को पड़ती है जो अस्पताल में एडमिट होता है। जिसको नमूनिया होता है तो उसको ऑक्सीजन लेवल कम हो सकती है और वही ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है उनको। तो हमारे अस्पताल में अगर देखें, आप खुद देख सकते हैं कि वहाँ पे हर किसी बेड पे ऑक्सीजन का पॉइंट लगा हुआ है, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई है, और इन एडिशन वहाँ पे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भी है या ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी मैसर कर रहे हैं एज ए बैकअप, या किसी को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है उसको ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी मैसर कर रहे हैं। सर लोगों में अवेयरनेस नहीं है, जैसे घरों में होम क्वारंटीन जो पेशेंट्स हैं या आइसोलेट हैं, जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट है जो घरों में होते हैं, अगर एक घर की बात किया जाए तो एक घर में एक गरीब माँ होती है या अनपढ़ लोग होते हैं, वो गाँव देहात की मैं बात करूंगा, तो उनको इस चीज की अवेयरनेस नहीं है। वो खुद ही दवाइयां लेते हैं, जैसे एस्ट्रोमाइसिन या कोई भी दवाई जो इसके रिलेटेड हो, और उसी दवाई को आगे चलाते हैं और कुछ प्रिकॉशंस नहीं है। दूसरा कि एक बंदा जो मास्क लगाता है वो बिल्कुल हाइजीन नहीं होता है, जो बेचने वाला वो भी हाइजीन नहीं रखता है, और उसको कोई सैनिटाइजर या कोई कुछ इस तरह की नहीं है, और उसके बावजूद जो घर में पहनता है ये मास्क वगैरह पहनता है और 15 दिनों तक वो धोता भी नहीं है और बार बार यही लगाता है। क्या इससे इन्फेक्शन हो सकता है या इन चीजों से कोई? पहली बात तो आपने कही कि जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, देखिए अगर कोई टेस्ट
जब पॉजिटिव आता है तो उसको बाकायदा हेल्थ केयर ऑफिशियल्स की जानिब से एक कॉल जाती है, उससे पूरी हिस्ट्री ली जाती है या टीम भी वहाँ जाती है अगर ज़रूरत पड़ती है। तो उनको हमारी गवर्नमेंट ने भी एक किट फराहम किया है जिसमें क्या कोविड किट, जिसमें उसको पल्स ऑक्सीमीटर दिया जाता है और बाकी दवाइयाँ दी जाती हैं जो उसके लिए एलिजिबल होती है। ये एसिम्प्टोमेटिक केसेस होते हैं, उनको तो ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत भी नहीं होती है। तो और जिसको वो समझते हैं कि इसको कोमॉर्बिडिटी है या इसको अस्पताल में जाने की ज़रूरत है या इवन कोविड केयर सेंटर्स है या जिनके घर पे कोई फैसिलिटी नहीं होती है आइसोलेशन की, तो उनको फिर कोविड केयर सेंटर पे लिया जाता है, उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है। तो ये मतलब अगर कोई एलिजिबल नहीं होता है होम आइसोलेशन के लिए, उनके लिए है। और अगर किसी के घर पे फैसिलिटी नहीं होती है आइसोलेशन की, उनके लिए भी ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है कि उनको आइसोलेशन सेंटर पे ही या कोविड केयर सेंटर पे ही रखा जाए। और अस्पताल सिर्फ उनके लिए है जिनको इलाज की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है या मॉडरेट टू सीवियर डिजीज में जो मुब्तला होते हैं। तो ये दूसरा सवाल आपने पूछा मास्क के बारे में। देखिए मास्क ही वो कोई भी मास्क हो, वो ट्रिपल लेयर हो या ये N95 मास्क हो या रीयूजेबल मास्क हो, इसकी डेफिनेट लाइफ होती है। 6 से 8 घंटे के बाद आपको मास्क चेंज करना ही है। और अगर रीयूजेबल मास्क है तो उसको उसी पीरियड के बाद धोना है, सुखाना है और फिर वापस यूज करना है। अगर एक ही मास्क वो कंटिन्यूसली यूज करें, वो एक तो प्रोटेक्शन भी नहीं देगा, सेकंड वो बाकी जो जरासीम है कोविड को छोड़ के, तो उन इन्फेक्शन इस वजह से उन इन्फेक्शन में भी वो मुब्तला हो सकता है। इसलिए मास्क की जो डेफिनेट लाइफ होती है उसी तक वो यूज करें। अगर रियूजेबल मास्क मतलब इसकी असल लाइफ जो इसकी है सिर्फ 8 घंटे है सर, 6 से 8 घंटे तो इन मास्क की लाइफ होती है। और जो रियूजेबल मास्क है उनको इस पीरियड के बाद धोना है, सुखाना है और फिर उसके बाद वो फिर से उसको यूज कर सकते हैं। तो सर ठीक है, अगर हम बात करें तो इनको खाने में या किसी चीज में अगर कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको किस तरह की? देखिए खाने पीने में कोई परहेज नहीं होता है, वो कुछ भी खा सकते हैं। ओब्वियसली उनको ये चीज़ चाहिए कि जो न्यूट्रिशियस फूड हो, एक बैलेंस डाइट हो जिसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, बाकी जो जो जैसे इम्यून सिस्टम हमारा बूस्ट अप हो सकता है, जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं या बाकी जो मीट वगैरह है वो ले सकते हैं, जिससे उनकी इम्यून सिस्टम बूस्टअप होगा और इम्यून सिस्टम बूस्टअप होने से ही वो इस बीमारी का मुकाबला कर सकते हैं। तो सर वैक्सीनेशन की बात करें, वैक्सीन एक किसी ने की, किसी ने 1 डोज लिया, किसी ने दूसरे 2 डोज लिए। एक और बात, अगर कोई डायबिटिक पेशेंट या किसी कोविड पॉजिटिव पेशेंट पाया जाता है, क्या वो वैक्सीन कर सकता है या किसी बीमारी में मुब्तला हो? देखिए जो कोमॉर्बिड वाले पेशेंट्स होते हैं उनको ज़्यादा ज़रूरी है कि वो वैक्सीन कराएं। पहली जो ड्राइव हुई थी वैक्सीनेशन की उसमें वो ऑलरेडी इंक्लूडेड थे। तो जो डायबिटिक्स है, हाइपरटेंसिव है, उनमें ज़्यादा चांस रहता है कि ये बीमारी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करे। तो उनके लिए तो ये रिकमेंडेड ही है कि वो वैक्सीनेट करा ले अपने आप को। सेकंड आपने कहा जो वैक्सीन जो पॉजिटिव होते हैं या कोई एक वैक्सीन लगाता है तो दूसरा डोज लगाता है, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डेफिनेट गाइडलाइंस है कि अगर 3 महीने जब होंगे तो उसी के बाद उसका प्रेजेंटली जो गाइडलाइंस है, तो 3 महीने के बाद उनको सेकंड डोज लगवाना है या कोई पॉजिटिव आता है उसके होने के बाद 3 महीने के बाद वो अपना सेकंड डोज लगवा सकता है। सर ये जो वैक्सीन है ये इस बीमारी में हमें अच्छी साबित होती है या इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में? देखिए ऑब्वियसली वो वैक्सीन का काम होता है कि वो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करे ताकि वो इस बीमारी को फाइट करने में मदद करे। तो हमने काफ़ी जगह देखा है कि कोविड वैक्सीन लगाने के बाद भी कुछ लोग पॉजिटिव हो गए, तो वो हो सकते हैं, वो पॉसिबिलिटी है। लेकिन प्रैक्टिकली हमने देखा कि जिनमें ये वैक्सीन लगा हुआ होता है और उनमें ये बीमारी जो है ये ज़्यादा शिद्दत इख्तियार नहीं करती है। ठीक सर, क्या ये हर एक को वैक्सीन करनी चाहिए जो जिन्होंने अभी तक नहीं किए हैं? देखिए बुजुर्ग, बूढ़ा, बच्चों को करनी है? देखिए वैक्सीन तो हर किसी को करनी है। जो प्रेजेंट है 18 साल की जायद की उम्र के जो है उनकी इस टाइम ड्राइव चल रही है। जी सर, कुछ टाइम 18 से 45 तक चल रही है। 18 से 45 या उससे ज्यादा। जी जी। तो उसके बाद जब इसकी सेफ्टी असरटेन होगी, ये बच्चों में भी सेफ है, उसके बाद बच्चों को भी ये वैक्सीन इंशाल्लाह दिया जाएगा आगे जाके। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हमारे ठीक ठाक रहे हैं, खासकर इस बच्चों में उतना नहीं दिखा गया कि ये पॉजिटिव वगैरह वगैरह। तो अब की बात जब करें तो सुनने में आया कि जो 3rd वेव है
तो काफी लोग घबराए हुए हैं सर, उनके लिए आपकी क्या मैसेज है कि बच्चों को लेकर काफी लोग घबराए हुए हैं कि वो आप कह रहे हैं कि ये थर्ड वेव जो है बच्चों के लिए, क्या है सर ये ऐसा कुछ है? देखिए ऐसे ये एक्सपर्ट्स की तरफ से अभी एक स्पेकुलेशन है कि हो सकता है बच्चे थर्ड वेव में ज़्यादा इफेक्ट हो, क्योंकि इस टाइम जो ड्राइव चल रही है वैक्सीनेशन की वो 18 साल तक की है। तो ओबियसली 18 साल के जो जायद की उम्र के वो प्रोटेक्टेड होंगे। तो अगर और वायरस में भी म्यूटेशन कंटिन्यूसली होती रहती है, तो आगे जाके उसका क्या बिहेवियर रहेगा ये किसी को पता नहीं होता है। तो इसलिए क्योंकि वैक्सीनेशन की अमल चल रहा है, इतने लोगों में जो 18 साल के जायद के हैं तो वो प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो इसीलिए वो कयास की जाती है कि हो सकता है बच्चों को थर्ड वेव में ज़्यादा इन्फेक्शन हो। सर टेस्ट की बात करें, टेस्टिंग की बात करें, रैपिड टेस्ट अगर किया जाता है तो उसको उसमें नेगेटिव दिखाया जाता है। उसी दिन अगर कोई टेस्ट डालता है RT-PCR जो उसको बोलते हैं, वो उसका टेस्ट जो आता है 3 या 4 दिन के बाद वो पॉजिटिव निकलता है, जो रैपिड है वो नेगेटिव दिखाता है। ऐसा क्या उसमें फर्क है? रैपिड टेस्ट की सेंसिटिविटी जो है वो कम है, उसकी अराउंड सेंसिटिविटी 50% के अराउंड है। और जो हमारा वो RT-PCR टेस्ट है उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा है, 75% से ज़्यादा। तो ऑब्वियसली ये पॉसिबल है कि वो रैपिड पे नेगेटिव आए और फिर RT-PCR टेस्ट से पॉजिटिव हो सकता है। ये तो मेडिकली पॉसिबल है। तो अगर कोई पेशेंट है रैपिड पे पॉजिटिव आ रहा है तो उसको फिर फर्दर टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। अगर रैपिड पे नेगेटिव आ रहा है और पेशेंट्स को सिम्टम्स है तो उसको फिर RT-PCR टेस्ट कराना चाहिए, ये कंफर्म करने के लिए कि वह वाकई में नेगेटिव है कि नहीं। सिम्टम्स के बगैर पॉजिटिव हो सकता है सर? देखिए हम तो मेजॉरिटी देखते हैं कि अराउंड 80% जो पेशेंट्स होते हैं वो या तो एसिम्टोमेटिक होते हैं या माइल्ड सिम्टम्स जो मतलब होते हैं। तो ये तो पॉसिबिलिटी है कि कोई पेशेंट पॉजिटिव हो और उसमें कोई बीमारी की अलामत नहीं हो। जो लोग सर होम क्वारंटाइन है उनको कब तक होम क्वारंटाइन रहना है आफ्टर, मतलब ये पॉजिटिव जब वो पॉजिटिव के बाद जो इस टाइम प्रेजेंट गाइडलाइंस है उसके हिसाब से उनको 17 दिन तक होम आइसोलेशन में रहना है। और 17 दिन के बाद वो फ्री है अपना काम करने के लिए, उनको कोई जरूरत नहीं है रिपीट टेस्ट कराने की। अच्छा। जो नई गाइडलाइंस है उसके हिसाब से वो 10+7 डेज की आइसोलेशन के बाद वो फ्री है, वो काम कर सकते हैं। उसके बाद जिसने सर टेस्ट किया है वो पॉजिटिव निकला और उसके बाद फिर पॉजिटिव, क्या उनको घबराने की जरूरत है सर? ये पॉजिटिव हमने कोई बहुत से पेशेंट देखे जो 6 हफ्ते 8 हफ्ते तक पॉजिटिव रहे हैं। पॉजिटिव आना मसला नहीं होता है। बेसिकली अगर पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है और कोई ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, बाकी चीज कोई, तो उसको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि पॉजिटिव तो वो आगे भी रह सकता है, लेकिन जो है हमारा मेन चीज मकसद है पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक हो और वो कोई ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ना हो पेशेंट की। सर टेस्टिंग हर एक को करानी है या इसके लिए डोर टू डोर स्टेप होने चाहिए ताकि वो तो देखिए वो पॉलिसी तो है, जो भी किसी के कांटेक्ट में आता है या कोई सिम्टोमेटिक होता है उसको टेस्ट कराने की जरूरत है। और बाकी जो गवर्नमेंट के डायरेक्टिव्स है कि रैंडम सैम्पलिंग होती है, वो तो फील्ड में होती रहती है रैंडम सैम्पलिंग। लेकिन इस टाइम तो रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए बेटर है कि पहले उन लोगों को टेस्ट किया जाए जो सिम्टोमेटिक हो या किसी के कांटेक्ट में आए। हर किसी को टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। जो सिम्टोमेटिक है, किसी के कांटेक्ट में आया है, उसको फौरन आके जाके डॉक्टर से सलाह मशवरा करना चाहिए। अगर वो एडवाइस करें तो टेस्ट करा लेना चाहिए। सर अगर ये बारिश या कोई सर्द खाने से या मतलब मौसमी हालात की वजह से इसमें कुछ असर होता है इस चीज का? देखिए कोविड तो आपने देखा इस टाइम गर्मी का मौसम है, इस टाइम भी है। आपने विंटर में देखा, विंटर ऐसे तो कुछ नहीं है कि इसका कोई मौसम के साथ कोई ऐसा ताल्लुक हो। पहले भी जब वेव आई कुछ मुल्कों में उस टाइम सर्दी का मौसम था, कुछ मुल्कों में उस टाइम गर्मी का मौसम था। तो ये तो मतलब बीमारी इन्फेक्शस है, ये कहीं पे भी किसी भी टाइम हो सकती है किसी को। लोग डरते हैं मुखालिफ चीजें खाने से, जैसे दूध, सलाद, सरद चीजें, बोलते हैं नहीं जी ये नहीं खानी चाहिए क्योंकि कोविड का मसला है। कोविड ऐसे ट्रांसमिट नहीं होता है। कोविड ट्रांसमिट अगर होता है तो वो एरोसॉल से होता है या फोमाइट से। कोई इन्फेक्टेड चीज हो उसको आपने टच कर लिया, मुंह नाक की तरफ ले लिया, तो उस वजह से होता है। ऐसे सर्द और गर्म खाने से कोई इसमें कोविड होने का खतरा नहीं होता है। जी सर, अभी जो तैयारियां हैं तो आपने तो हर वक्त हमेशा तैयारी में रहे, तो इस वक्त तो कोई हमें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए अगर हम एहतियाती तदबीर पे कंटिन्यूसली रहे और जो भी एडवाइजर्स है उस पर अगर अमल करते रहे तो मुझे नहीं लगता है कि आगे जाके हम और किसी डेंजर में आ सकते हैं। लेकिन अगर
हम कॉम्प्लेसेंट हो जाए, एक्टिव थेरेपी ना लें, तो फिर ये इन्फेक्शन फिर से बढ़ सकता है आगे जाके। लेकिन अब लोगों में भी काफ़ी अवेयरनेस हो गई है, और अगर वो SOPs में कंटिन्यूसली अमल करें तो हम इस बीमारी को कंट्रोल में ला सकते हैं। जी सर, NH1 के लिए बहुत बहुत आपने अपना टाइम दिया है, हम आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। शुक्रिया सर, आप इरशाद वानी से बात कर रहे थे। थैंक यू वेरी मच सर। शुक्रिया, बहुत बहुत